हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग 21 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक आपको पता ही है, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर रहता है। गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके डेली करंट अफेयर के पीडीएफ आंसर की के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इन पीडीएफ्स की एक और खास बात है, जो मैं आपको डेली की करंट अफेयर पीडीएफ देता हूं, उसमें उसके आसपास से जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें भी आपको पीडीएफ में ही अपडेटेड में देता हूं। इसके अलावा अगर आप 2022 की कंप्लीट करंट अफेयर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, जो कि क्वेश्चन बेस है, जिसमें 1100 से ज्यादा 2022 के कंप्लीट करंट अफेयर क्वेश्चन है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम इंजन से। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि एक किताब है जिसका नाम है द रेड साड़ी। ये किताब सोनिया गांधी के ऊपर लिखी गई है। किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है? तो आपको ध्यान रखना है, ये किताब लिखी गई थी जेवियर मोरो के द्वारा। जेवियर मोरो एक स्पेनिश ऑथर है, और ये जो किताब है द रेड साड़ी, ये सबसे ज्यादा प्रख्यात किताब है जो कि सोनिया गांधी के ऊपर लिखी गई है। ये एक तरीके से सोनिया गांधी की बायोग्राफी है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। देखते हैं कल क्या हुआ पूरे दुनिया भर में नया। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यह कौन सा भारत का मंत्रालय है जिसने प्रसिद्ध फाउंडेशन के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन किया कर्तव्य पथ में? तो दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ में एक फाउंडेशन है जिसका नाम है प्रसिद्ध फाउंडेशन। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलकर आर्ट फेस्टिवल का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि पूरे भारत भर में कल्चरल डाइवर्सिटीज को प्रमोट करना। इतना ही नहीं, दुनिया भर के कई सारे देशों के डेलीगेशन ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो इसका मेन उद्देश्य केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड में भारत के कल्चर को प्रमोट करना ही इसका उद्देश्य है। इसकी टैग लाइन रही वेयर भारत मीट्स इंडिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वेयर भारत मीट्स इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि इस साल इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल की टैगलाइन क्या रही। तो वेयर भारत मीट्स इंडिया। ओके, इसका शुभारंभ 17 दिसंबर को हो चुका है और ये 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा दिल्ली के अंदर। इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में हिंदुजा ग्रुप के साथ मिलकर 11 सेक्टर्स में 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है? तो ये राज्य है कौन सी? महाराष्ट्र सरकार। और महाराष्ट्र में इस टाइम पे एकनाथ जी शिंदे की सरकार है। इन्होंने हिंदुजा ग्रुप के साथ 35,000 करोड़ का पैक्ट साइन किया है। यहाँ पर हिंदुजा ग्रुप जो है, ये महाराष्ट्र के अंदर 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे पूरे 11 सेक्टर के अंदर। इस पैक्ट का मेन उद्देश्य है महाराष्ट्र के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन डेवलपमेंट्स करना, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाएगा, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट्स पर ध्यान दिया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा कॉमर्शियल और ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को मिलाकर टोटल 11 क्षेत्रों के लिए ये धनराशि आवंटित करी गई है हिंदुजा ग्रुप के द्वारा। और महाराष्ट्र में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। महाराष्ट्र के अंदर कुछ फोक डांस हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। इस बार आपने सीजीएल में तो देख ही लिया है, आर्ट से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली फोक डांस से और ट्राइबल कम्युनिटीज से। तो महाराष्ट्र के जो फेमस फोक डांस हैं, इनमें से है तमाशा। एक यहाँ पर चलता है जिसको बोलते हैं बोहादा। क्या बोलते हैं? बोहादा। एक है जिसको बोलते हैं नाटक, यहाँ पर चलता है नाटक। ध्यान रखिएगा, नाटक और नौटंकी में कंफ्यूजन हो जाता है। नौटंकी चलता है उत्तर प्रदेश में और नाटक चलता है महाराष्ट्र में। एक यहाँ पर डांस चलता है जिसको बोलते हैं गफा, ठीक है। और यहाँ पर अगर त्योहारों की बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो यहाँ पर ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, क्योंकि संतरों का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में ही होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीकू फेस्टिवल भी मनाया जाता है। चीकू वो जो खाने वाला फल होता है ना, उस। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मेघालय और त्रिपुरा, इन दोनों राज्यों के लिए टोटल 6,800 करोड़ की धनराशि प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित करी गई है। किसके द्वारा? इसका उद्घाटन किसने किया है?
तो एक तरीके से आप बोल सकते हो त्रिपुरा और मेघालय के अंदर टोटल 6800 करोड़ की धनराशि के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब अगर इसमें त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में इस टोटल धनराशि से, यहां पर मैं लिख देता हूं, त्रिपुरा में 4350 करोड़ रुपए आवंटित करी गई है और मेघालय के लिए 2450 करोड़ रुपए आवंटित करी गई है धनराशि। और इस धनराशि की मदद से कई सारे डेवलपमेंट होंगे दोनों राज्यों के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सभी को बेहतर किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कैंपस का भी उद्घाटन किया गया है मेघालय के अंदर, और ये आईआईएम शिलोंग कैंपस है। आईआईएम शिलोंग का नया कैंपस है जिसका उद्घाटन किया गया है। टोटल अगर बात करी जाए तो इन दोनों राज्यों के अंदर 4G सर्विसेज को कम्युनिकेशन सेक्टर में आगे बढ़ावा दिया जाएगा। अभी तक यहाँ पे 3G कम्युनिकेशन ही चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वारा एक फेरी सर्विस स्टार्ट करी जा रही है और ये फेरी सर्विस जो है ये जाफना डिस्ट्रिक्ट से लेकर पौंडीचेरी तक स्टार्ट करी जा रही है। जाफना के अंदर एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं कांसेनाथुरई, क्या बोलते हैं, कांसेनाथुरई, और पौंडीचेरी के अंदर एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं कराईकल पोर्ट। तो कांसेनाथुरई पोर्ट से लेकर कराईकल पोर्ट तक ये जो फेरी सर्विस चलाई जा रही है ये जनवरी 2023 में स्टार्ट कर दी जाएगी। क्या आपको पता है कांसेनाथुरई जो पोर्ट है ये कौन से देश में है? तो ये है श्रीलंका में। अब समझ लीजिए कहां से कहां तक चलाया जा रहा है। ये भारत है और ये है नीचे श्रीलंका। तो ये श्रीलंका के नॉर्थन हिस्से जाफना से लेकर इधर ये फेरी सर्विस चलाई जा रही है। ये वाला पौंडीचेरी वाला हिस्सा है और इधर ये श्रीलंका वाला हिस्सा है। ठीक है, तो श्रीलंका में जाफना से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में जब श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो करीब अगर बात करी जाए तो 2009 में जाकर ये एंड हो गया था गृह युद्ध। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि भारत और श्रीलंका के बीच में जितनी भी फेरी सर्विसेज थी वो बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। 2009 के बाद से लगातार भारत सरकार और श्रीलंकन गवर्नमेंट इस बात पर आगे आते रहे हैं कि अब वो फेरी सर्विस फिर से शुरू करी जाए। तो अब जाकर 2023 की शुरुआत में भारत और श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच में आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आप आ जा सकेंगे फ्रीक्वेंटली। इसका ट्रेड पर भी असर देखने को मिलेगा, अच्छा असर पड़ेगा दोनों देशों के बीच के ट्रेड में। श्रीलंका में अभी काफी उथल पुथल रही पिछले 6 महीनों के अंदर। यहाँ पर राजनीतिक काफी रोलर कोस्टर के पैमाने पर रही, ऊपर नीचे। यहाँ पर आपने देखा ही महंगाई के बढ़ते, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। उन सारी चीजों के चलते यहाँ पर सरकार पूरे तरीके से गिर गई और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन? ये हैं दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने। और इस टाइम पे श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? ये हैं रेनिल विक्रमसिंघे। रेनिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, जयवर्धने और कोलंबो। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मालदीव्स की कैपिटल है माले और ईरान की कैपिटल है तेहरान। अगला क्वेश्चन है, अभी अगले महीने 6 जनवरी 2023 से 1 वीक 1 लैब नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है पूरे देश भर में। किसके द्वारा? तो 6 जनवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह आपको पता है यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अब सवाल ये उठता है कि 1 वीक 1 लैब नाम का जो कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारत भर में, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितनी भी हमारी साइंटिफिक लैब्स हैं और रिसर्च लैब हैं उनको प्रमोट करना। और इसके लिए भारत सरकार CSIR के साथ मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च कर रही है। CSIR जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना करी गई थी 1942 में। पूरे देश भर में जितनी भी रिसर्च या मेडिकल लैब्स हैं उन सभी को मॉनिटर करता है CSIR। CSIR का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट पता है कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके प्रेसिडेंट हैं। इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर N कलई सेल्वी। यहां पर मैं लिख देता हूं डॉक्टर N कलई सेल्वी। तो CSIR के साथ मिलकर भारत सरकार इस कैंपेन को लॉन्च कर रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का ये कौन सा शहर है जहां पर यूपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट दयाशंकर सिंह के द्वारा इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है? इस बार
IHRC की 63वें मीटिंग के संस्करण का उद्घाटन किया गया है। दरअसल ये शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर दया शंकर सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमेटी का। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य ये है कि सन 1600 के बाद से भारत का जो इतिहास है उसके ऊपर दस्तावेज काफी कम मौजूद दिखाई देते हैं, तो उनको और बेहतर बनाना। पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे हिस्टोरियंस ने सन 1600 के बाद का जो दस्तावेज है, जो इतिहास के जो लेख हैं, उनको काफी बेहतर बनाने के काम किए हैं। तो अब इनको और बेहतर बनाने के लिए और स्पेशली उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जितना भी इतिहास है उस पे इतिहासकारों को यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा और मौका दिया जाएगा कि वो अपने व्यूज और थीसिस यहाँ पे प्रेजेंट करें। फिलहाल इस कमेटी के दौरान 24 इंटेलेक्चुअल हिस्टोरिकल पेपर्स लॉन्च किए गए हैं। ये 24 इतिहासकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये कौन है जिनके द्वारा अभी हाल ही में प्रशासन गांव की ओर नाम का नेशन वाइड कैंपेन का उद्घाटन किया गया है। तो ये जितेंद्र सिंह हैं, इन्हीं के द्वारा प्रशासन गांव की ओर नाम का एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि भारत सरकार की तरफ से जो रूरल डेवलपमेंट है उसको और बेहतर बनाने के लिए गांव की तरफ सरकार की तरफ से कई सारी टीमें लॉन्च करी जाएंगी, जो कि जाकर भारत सरकार के द्वारा दी जा रही जितनी भी सेवाएं हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे भारत भर के 700 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी यहां पर पार्टिसिपेट कराया जाएगा। मतलब पूरे भारत भर के आप बोल सकते हो 700 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने अपने जिले के अंदर जितने भी गांव हैं उन सभी को बेहतर बनाने के लिए वहां पर भारत सरकार की स्कीमों को पहुंचाएंगे। भारत सरकार की एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा योजनाओं को इस कैंपेन के तहत पहुंचाया जाएगा गांव गांव तक। 5 दिन का ये कैंपेन चलाया जा रहा है और गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत इसको मनाया जा रहा है। आपको तो पता ही है हर साल गुड गवर्नेंस डे जो है ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है www.pgportal.gov.in। pgportal.gov.in। यहाँ पर पीजी का मतलब है प्रशासन गांव, ठीक है? तो पूरे कैंपेन का नाम है प्रशासन गांव की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज एड्रेस द प्लानरी सेशन एट द 7th पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव के प्लानरी सेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पेट्रोकेमिकल है क्या? देखिए पेट्रोकेमिकल पता है क्या होता है? जो क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड ऑयल का बचा हुआ जो शेष होता है, ठीक है, जब क्रूड ऑयल हम छान लेते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो बचा हुआ जो वेस्ट होता है उससे भी कई सारे केमिकल्स हमें मिलते हैं, उनको पेट्रोकेमिकल्स बोला जाता है। और ये कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका इंडस्ट्री लेवल पर बड़ा यूज है। तो भारत के अंदर क्रूड ऑयल की खपत तो वैसे भी है ही है, तो इससे बचा हुआ जितना भी पेट्रोकेमिकल है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी जाए। ये इस कॉन्क्लेव का मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी संस्था है जिसने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जीता है चेन्नई में? तो चेन्नई के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से इस साल सम्मानित किया गया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। मतलब हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इनको इसलिए सम्मानित किया गया है कि इन्होंने ओर के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। इन्होंने सबसे ज्यादा ओर का खनन किया हुआ है। और कौन सी? तो आपको ध्यान रखना है आयरन ओर। ये देश के अंदर एक ऐसी संस्था है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसने पिछले सत्र में सबसे ज्यादा आयरन ओर लॉ अयस के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में ये कंपनी निखर के आई है। इस वजह से इनको सम्मानित किया गया है। अब अगर एनएमडीसी की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद और इस टाइम पे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमित देव। क्या नाम है? सुमित देव।
क्योंकि चेन्नई के अंदर इनको सम्मानित किया गया है, इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी नई दिल्ली में किसके द्वारा अनवील करी गई? तो इस बार 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है और ये भारत में ही आयोजित होगा, इसके लिए जो ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी का अनावरण किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। अनुराग सिंह ठाकुर भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो हैं, साथ में यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। इस साल पहली बार ऐसा नहीं होगा 2023 में कि भारत हॉकी को होस्ट कर रहा है। इससे पहले भी भारत 3 बार हॉकी को होस्ट कर चुका है। यह चौथी बार है जब भारत हॉकी को होस्ट करने जा रहा है वर्ल्ड कप में। पहली बार 1982 में भारत ने होस्ट किया था हॉकी को। इसके बाद 2010 में भारत ने होस्ट किया, 1982 में मुंबई में होस्ट किया था, 2010 में नई दिल्ली में हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, 2018 में इसके बाद होस्ट किया उड़ीसा में भुवनेश्वर में, और अब 2023 में भी भारत इसको होस्ट करने जा रहा है। इस बार हम कहाँ इसे होस्ट करेंगे? उड़ीसा के अंदर 2 शहरों में, एक तो भुवनेश्वर में और दूसरा राउरकेला। ठीक है। टोटल कितने देश हिस्सा लेंगे इस बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में? 16 देश यहां पर हिस्सा लेंगे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस बार जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ये कौन सा संस्करण होगा? ये 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। बाकी कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है, ये कौन सा संस्करण था? ये 22वां संस्करण था। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराया है और ऐसा तीसरी बार हुआ है जब अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। टोटल अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है ब्राजील, 5 बार। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है जिनको इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन फॉर 2022 से सम्मानित किया गया है मेंस कैटेगरी में? यह है राफेल नडाल। और अगर आपसे पूछा जाए विमेंस कैटेगरी में 2022 के लिए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन कौन रही, तो ये है इगा स्वितेक। ओके, तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और राफेल नडाल जो है, इनके लिए 2022 काफी अच्छा रहा। इन्होंने 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता और फ्रेंच ओपन भी जीता। बाकी अगर बात करें इस बार का विंबलडन किसने जीता, तो विंबलडन इस साल का जीता है नोवाक जोकोविक ने। और अगर आपसे पूछा जाए यूएस ओपन इस साल का किसने जीता है, तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। बाय द वे, इगा स्वितेक ने भी इस साल ग्रैंड स्लैम जीता है। इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन कैटेगरी में किसने जीता था? यह जीता था एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और इस साल इन्होंने रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया था। आपको पता है राफेल नडाल पहली बार ऐसा नहीं है कि ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ये 5वीं बार है इनके पूरे करियर में जब ये इस टाइटल से सम्मानित किए गए। अरबिक भाषा दिवस कौन से दिन अभी हाल ही में मनाया गया? यह दिवस मनाया गया 18 दिसंबर को। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है दुनिया भर में अरबिक भाषा को प्रमोट करना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम थी, यहां पर मैं लिख रहा हूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ द अरबिक लैंग्वेज टू ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। काफी लंबी थीम है, वैसे इतनी बड़ी थीम पूछी नहीं जाती है, बट फिर भी थोड़ा सा अगर आप पढ़ के रखते हो तो इन केस कभी पूछ भी दी जाए तो आप तैयार रहते हो उसके लिए। इसको पहली बार यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 1973 में मनाया गया था। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल सवाल है, आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग आंसर कर दोगे। आपको बताना है प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ जो हुआ करता था, यह इनमें से कौन से महाजनपद की राजधानी हुआ करता था? इंद्रप्रस्थ का ही नाम बाद में दिल्ली पड़ गया। आज की डेट में आप इसे दिल्ली के नाम से जानते हो और यह भारत की राजधानी भी है। तो इनमें से किसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बाकी एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। 2 दिन हो चुके हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं मेंस का बैच स्टार्ट किए हुए। मेंस का बैच जो है, इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो 25 दिसंबर तक खुली हुई है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, कोई भी एडमिशन इसमें नहीं लेंगे। बाकी मंथली जो करंट अफेयर स्टैटिक जीके की पीडीएफ है वो 49 रुपये में मैंने लॉन्च करी थी, तो आप उसे भी ले सकते हो। और अभी जो 1 जनवरी आएगी तब दिसंबर की भी मंथली लॉन्च हो जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार सीजीएल या सीएचएसएल दोनों की बात करें तो कंप्यूटर का वेटेज अच्छा खासा है, तो केवल
एक बार में ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 24 दिसंबर से। कल मैंने आपको टेलीग्राम पर भी इसके बारे में बता दिया था। इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, एक भी क्लास आपकी छूटनी ना पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर इन बैचेस में, और कल सुबह फिर से 4 बजे मुलाकात होगी मेरी और आपकी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।